जय हिंद विद्यार्थियों, कक्षा 12 की पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था में पाठ फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पूरा पढ़ लिया है। पाठ भी पढ़ लिया है और उसके नोट्स भी देख लिए हैं। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पाठ 3 भू संसाधन तथा कृषि को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पाठ से, और उसके बाद इस पाठ के नोट्स देख लेंगे भी कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन है वो आज तक पेपर में आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं पाठ से। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से देखो भाई, ऊपर तो नॉर्मल है, आप देख लेना कि भू उपयोग वर्गीकरण। यहाँ से देखो, इसमें बताया गया है कि भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। तो कौन सा विभाग होगा? भू राजस्व विभाग। अभिलेख किसे कहते हैं भी थोड़ा लिखा है तो कि पिछले आंकड़ों का जो लिखित संग्रह होता है ना, उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते हैं। फिर है कि भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से क्या होता है बेटा? भिन्न होता है। फिर देखो, इस यहाँ पे दिया गया है कि भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर क्या होता है भी? क्वेश्चन बने कि भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग में क्या अंतर है। तो क्या अंतर होगा कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। भी भू राजस्व का जो रिपोर्टिंग क्षेत्र आधारित होता है वो कम और अधिक हो सकता है, लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है और यह क्या होता है? स्थायी होता है। भाई ये एक अंतर होता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो क्वेश्चन कि भू अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण में क्या क्या शामिल होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि वनों के अधीन क्षेत्र से आप क्या समझते हो, बंजर व व्यर्थ भूमि से क्या समझते हो। तो वनों के अधीन क्षेत्र में क्या लिखोगे कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों ही अलग अलग होते हैं। सरकार द्वारा जो वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन है वो इस प्रकार किया जाता है कि जहां वन विकसित हो सके, और भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। फिर आगे देखो कि बंजर व व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हो। तो बंजर और व्यर्थ भूमि क्या होगी कि वह भूमि जो प्रचलित है प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। भी आजकल एकदम पहाड़ी भूमि होती है, जो आजकल प्रौद्योगिकी का मतलब है मशीनें, इससे भी जो भूमि है ना वो कृषि योग्य नहीं बनाई जाती है ना, उसे बंजर और व्यर्थ भूमि कहते हैं। इसमें कौन कौन सी भूमि होती है? बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खंड आदि गड्ढे होते हैं ना, उसको बोलते हैं खड्डे, को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखो इसमें कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि से आप क्या समझते हो। इसमें कहा है कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, मतलब गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि से क्या समझेंगे कि इस संवर्ग में बस्तियां, गैर कृषि में जो कृषि में काम नहीं आती है ना उसको गैर कृषि कार्य में भूमि कहते हैं। भी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त है। इसमें होता है बस्तियां जो ग्रामीण और शहरी दोनों हो सकती है। अवसंरचनाओं में सड़कों का आकार, नहरों का ये आते हैं, नहरें और सड़कें जिस भूमि पर होती है, उद्योग दुकानें आदि भू उपयोग संबंधित होती हैं। द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि से भाई जो गैर कृषि है जिसमें कृषि नहीं की जाती ना वो भूमियां गैर कृषि कार्य में आती है। स्थायी चरागाह क्षेत्र क्या होता है कि इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। भी स्थायी चरागाह क्षेत्र से आप क्या समझते हो? स्थायी चरागाह क्षेत्र में अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में आता है। ग्राम पंचायत की स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। साझा संपत्ति संसाधन के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसी पाठ में पूरा दिया गया है। फिर है कि विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। भी इसमें क्या क्या शामिल हो जाएंगे कि वह भूमि जहाँ पर उद्यान और फलदार वृक्ष होते हैं उसे इसमें शामिल करेंगे। फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होती है कि वह भूमि जो 5 वर्षों तक है, पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक है, जिस पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं ना वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होती है। बाकी इसमें देख लेना। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं कि वर्तमान प्रतिभूमि उसे कहा जाएगा कि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष है या उससे भी कम समय तक क्या रहती है। भाई एक कृषि वर्ष हुए या फिर भी कम समय तक कृषि न करे जावे नहीं, भूमि वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। पुरातन प्रतिभूमि कि वह यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन
भी 1 वर्ष ऊँ ज़्यादा 5 वर्ष ऊँ कम है जय प्रकृति ने करे जब आप पुरातन प्रतिभूमि हुआ है। ओ क्वेश्चन आयोड है भैया आठवां कि निवल बोया गया क्षेत्र से आप कैसे क्या कहेंगे कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। इसी में आगे देखो यहाँ से क्वेश्चन बनाया भाई कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन से क्या समझते हो, ये भी से सकते हो। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों, भी अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों को समझाए नहीं है, वहाँ 3 नहीं लिखा था। क्वेश्चन ये था कि भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों को समझाएं या फिर अर्थव्यवस्था के कारकों को समझाएं। तो यहाँ से 3 बनेंगे कि अर्थव्यवस्था का आकार, एक तो क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें अर्थव्यवस्था का आकार, भी इसमें बांटा गया है, इसमें अलग अलग हेडिंग नहीं बनाई हुई, एक बार थोड़ी देख लेना। इसमें एक तो बनता है आपका अर्थव्यवस्था का आकार, दूसरा बनता है अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था के आकार में क्या पढ़ेंगे हमें, अर्थव्यवस्था के आकार में ये देखेंगे कि जिसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं, क्या कहा है, उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है। अर्थव्यवस्था के आकार को समय के साथ बढ़ता भी है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी, भाई आकार के बारे में, जनसंख्या बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को आकार भी बढ़ेगा, आय स्तर बढ़ेगा तो भी अर्थव्यवस्था को आकार बढ़ेगा, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर क्या करता है, ये परिवर्तन निर्भर करता है। आगे पॉइंट है अर्थव्यवस्था की संरचना। इसमें देखो अर्थव्यवस्था की संरचना भी 2 नंबर पॉइंट आप हेडिंग बना के लिखना है आपको। 2 नंबर पॉइंट है अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव। इसमें क्या लिखोगे कि द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक क्या है, सामान्य बात है। भाई तो ही लिखना है कि द्वितीय और तृतीय जो क्षेत्र होता है ना, भी ये बांग में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा ज़्यादा तीव्रता वृद्धि हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर में तो एक कृषि हुआ है, द्वितीय में उद्योग धंधे और उनको शामिल की विनिर्माण को शामिल किया जाता है, और तृतीय में सेवा क्षेत्र आते हैं, उनमें तीव्रता से वृद्धि हो जाती है। फिर आगे 3 नंबर पॉइंट आप क्या बनाओगे, इसमें 3 नंबर पॉइंट आप बनाना कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। इसमें बनाया नहीं हुआ है, इसमें आप लिखना कृषि क्रियाकलाप या फिर कृषि भूमि पर दबाव, बढ़ता दबाव। तो इसमें लिखना कि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है और भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण ये हैं, ये दोनों दबाव के कारण भी लिखने की क्वेश्चन अलग से भी आ जाएगा कि कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के क्या क्या कारण है, और इसी में शामिल भी कर देना। प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान क्या होता है, तीव्रता से कम होता है। फिर आगे है कि वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है वह प्रतिदिन क्या हो जाती है, बढ़ती ही जाती है। फिर देखो आगे इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक सारणी समझना। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में भू उपयोग के अनुपात के परिवर्तनों को बताएं। ये जो व्याख्या की हुई है ना, ये पूरी इस सारणी पर है। तो इसमें 2 आंकड़े हैं, 1950-51 की और 2014-15 के। तो ये देखो भाई वन है, तो वनों के अंदर 1951 से 2014-15 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई। 1950 में तो 17 थी, बाद में 23.3 हो गई, ये वृद्धि है। फिर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बंजर व व्यर्थ भूमि में क्या आई है, कमी आई है। स्थायी चरागाह में वृद्धि हुई है। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र में कमी आई है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कमी आई है, कमी आ रही है ना। फिर वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रति भूमि पर क्या हुई है, इसमें भी कमी आई है। वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि हुई है, और निवल बोया गया क्षेत्र में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये वृद्धि देख लेना कौन कौन से क्षेत्रों में तो वृद्धि हुई है और कौन कौन से क्षेत्रों में कमी आई है। इसमें वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है। फिर वृद्धि किस में हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, और लास्ट के ये देख लो भाई, वन गैर कृषि कार्यों में वर्तमान प्रतिभूमि में ये वृद्धि, स्थायी चरागाह में क्या हुई है, वृद्धि हो रही है। ये देख लेना भाई, वृद्धि वाले, सॉरी फॉर देट नहीं दिखाए तो।
फिर देखो आगे भाई, ये चीज़ है ना, ये सारणी वाली देख लेना। इसमें वृद्धि है, वनों में वृद्धि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में भी वृद्धि हुई है, स्थायी चरागाह में वृद्धि हो रही है, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि है, निवल बोया गया क्षेत्र में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये चीज़, ये चारों तो याद रख लेना, कौन कौन से में वृद्धि हुई है, कौन कौन से में कमी आई है। फिर यहाँ पे कारण है भाई, इनमें कमी किन वजह से हुई है और वृद्धि किन वजह से हो रही है। तो ये 2024 में यहाँ से क्वेश्चन बन गया था कि वन क्षेत्र गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और प्रति भूमि निवल बोया गया क्षेत्र में के अनुपात में वृद्धि के क्या क्या कारण है। तो वृद्धि का है 3-4 कारण देड़ है, ऐसा नहीं याद करना है भी। क्वेश्चन 8 यही बनेगा, वन क्षेत्र गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वर्तमान प्रति भूमि आदि क्षेत्रों में अनुपात में वृद्धि के कौन कौन से कारण है। तो चारों थाना कारण याद करना है। ठीक है, भी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है, बिंगो कारण क्या है आगे ले रहा है। इसका कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है भाई। इसमें गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि का कारण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना, जिसकी निर्भरता किस पे है, औद्योगिक व सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। फिर दूसरा क्या कारण हो जाएगा कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, नहीं कि देश में वास्तविक वन आच्छादित के कारण। ए कारण है, चारों कारण याद कर लियो। फिर इन अंदर देड़ो है कि घटने के क्या क्या कारण है कि वे 4 वर्ग जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है, बंजर व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और चरागाहों तथा तरु फसलों के कमी के क्या क्या कारण है। तो कमी के यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो कमी के क्या क्या कारण होंगे इसके अंदर, कमी के आपके 2 कारण दिए गए हैं भाई। ये दोनों कारण याद कर लेना। ये दोनों कारण है वो कमी के कारण है कि समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समय अनुसार क्या आ गई, कमी आ गई। ये चीज़ें याद कर लेना, दोनों कारण देख लेना। अच्छा बस आगे देखो, फिर साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो एक क्वेश्चन तो छोटा ये बनेगा यहाँ से कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। भूमि के स्वामित्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है निजी भू संपत्ति और दूसरा है साझा संपत्ति संसाधन। ये चीज़ CPRS का पूरा नाम क्या है, साझा संपत्ति संसाधन। फिर देखो इसमें ये चीज़ याद कर लेना भाई, साझा संपत्ति संसाधन है किसे कहते हैं। तो यहाँ देखो एक बार थोड़ा मोटा मोटा देखो, इसमें क्या याद करना है। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व है अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता था। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्य के स्वामित्व में होती थी। देखो जो निजी भू संपत्ति से क्या कहेंगे कि इस पर निजी आदमी का ही स्वामित्व होता है भाई। फिर साझा संपत्ति के बारे में लिखना होगा ना, तो इसमें देखना कि इन भूमियों पर सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन है वो पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशें, गिरी, औषधियाँ, पौधे आदि उपलब्ध कराती है। ये चीज़ें याद कर लेना भी, पूरा इसमें याद करना है, सरल सरल लाइनें। फिर साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, ये भी याद करना है यहाँ से कि कौन सा, कि साझा संपत्ति संसाधन का दूसरा नाम क्या है, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन है। ये किसका नाम है, साझा संपत्ति संसाधन का। फिर इसमें किन किन को शामिल करते हैं साझा संपत्ति में, सामुदायिक वन को, चरागाहों को, ग्रामीण जलीय क्षेत्र को तथा अन्य सार्वजनिक स्थान को भी साझा संपत्ति संसाधन में शामिल किया जाता है। ये 2024 में यहाँ से क्वेश्चन है आया हुआ था। फिर यहाँ भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, फिर देखना है तो थोड़ा देख लेना एक बार। फिर कृषि गहनता का क्या सूत्र है, सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। भारत में फसल ऋतु है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितनी फसल ऋतुएं हैं। तो भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं। लगभग स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 2 फसल ऋतुएं करते हैं, खरीफ और रबी। तो कितनी है, 3 है, खरीफ, रबी और जायद। तीनों के नाम याद रखना है। क्वेश्चन लास्ट बार 2024 में आया था सॉरी, कि खरीफ की फसलें खालिस्तान मानसून के साथ बोई जाती है। तो कौन से मानसून के साथ बोई जाती है, दक्षिण पश्चिम। ये क्वेश्चन अंदर से निकला था, तो भी थोड़ी थोड़ी देख लेना। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। फिर इनके उदाहरण याद करने हैं कि कौन कौन सी फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है, कौन कौन सी फसलों को रबी की कहा जाता है, कौन कौन सी को जायद की। 2022, 23 और 24 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। एक बार पूछ लिया था कि जो कौन सी फसल है निम्न में से, गेहूँ, चना या फिर बाजरा, इनमें से याद रखना है। तो याद कैसे रखोगे, एक एक फसल याद रखो। खरीफ में याद रखो बाजरा और रबी में याद रखो चना या फिर गेहूँ।
तो बाजरा के साथ खेत में क्या क्या चीज़ें बोई जाती है? बाजरा, मूंग, मोठ, ये चीज़ें, मूंग, मोठ, गंवार, ये चीज़ें, जवार, बस 5 याद हो जाएंगे उदाहरण, गंवार, जवार, बाजरा, मूंग, मोठ। और चना के साथ गेहूं भी बोई जाती है, सरसों भी बोते हैं और जौ भी बोते हैं। तो इससे याद हो जाएंगे उदाहरण। ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर यहाँ से 2025 में बड़ा क्वेश्चन आया था कि आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ से अंदर से क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय कृषि को वैसे 2 भागों में बांटा जाता है, फिर इन्हीं कृषि को आगे 2-2 भागों में और बांट देंगे। तो भारतीय कृषि को 2 भागों में बांटा गया, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि। इनके यहाँ पे पॉइंट लगा के अच्छे से क्वेश्चन को लिखना है भी, हेडिंग लगा के। तो सिंचित कृषि को फिर वापस 2 भागों में बांटेंगे। इसमें कहा है कि सिंचित कृषि को रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि में। फिर पूछा जाएगा रक्षित सिंचाई कृषि किसे कहते हैं? इसमें दिया गया है कि आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आ गया कि उत्पादक सिंचाई कृषि से आप क्या समझते हो? तो अच्छे से हेडिंग बनाना बुक के अंदर है कि रक्षित और सिंचित किसे किसे कहते हैं। मैं आपको नोट्स करवाऊंगी ना, तो उसके अंदर भाई लिख के बता दूंगी कि किस हिसाब से हेडिंग बना के रखनी है। फिर आगे ये भी है कि वर्षा निर्भर बारानी कृषि को भी कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। ठीक है, तो यहाँ से एक बार बीच से क्वेश्चन पूछा था कि शुष्क भूमि कृषि से आप क्या समझते हो? 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने की क्षमता फसलों जैसे रागी, बाजरा, मूंग, मोठ, चना, ज्वार आदि उगाई जाती है। तो ये चीज़ें भी देखनी है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही पाठ पढ़ेंगे, बाकी पाठ कल पढ़ेंगे और साथ में इस पाठ के नोट्स भी कल ही करवा दिए जाएंगे।